हेलो फ्रेंड्स, आज ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड क्लास है जो पढ़ा रहे थे अभी तक। और इसके बारे में हमने पहले सब चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसके जो केमिकल फीचर्स होते हैं या फिर रिएक्शन में जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके कैरेक्टरीज होते हैं, वो सभी के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें से अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ाना था वो वैलेंसी इक्वेशन पढ़ाना था। वैलेंसी इक्वेशन तो अभी डिस्कस करते हैं वैलेंसी इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन में हम करवाए थे, तो केमिकल रिएक्शन में ये बताए थे कि उसमें एक होती है जो रिएक्टेंट होती है, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब क्या बताए थे कि जो रिएक्शन करती है, एक दूसरे से रिएक्शन करता है, वो रिएक्टेंट कहलाती है। और जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके बाद जो भी सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है तो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसी के बीच के जो होते हैं वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी का मतलब होती है कि उसमें जो रिएक्टेंट वाली पार्ट होती है और जो प्रोडक्ट वाली पार्ट होती है, उस दोनों को जब हम इक्वल करते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें होंगे उतने ही एटम्स इधर करेंगे, वो दोनों के इक्वल जो कहलाती है, तो वही वैलेंसी होती है। तो इसके अगर डिफिनेशन के अनुसार देखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि वैलेंसी इक्वेशन इट मीन्स when the number of atoms present in reactant is equal to number of atoms present equal to present in product, then we can say that equation is valence equation. इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया, वैलेंस इक्वेशन किसको कहेंगे? इट मीन्स ये कहेंगे कि जब यानी व्हेन द नंबर ऑफ द एटम्स, जब कोई भी एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? रिएक्टेंट वाली पार्ट में जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एटम्स, और वो जो हो गए वो क्या हो गए? इक्वल हो गए किसके बराबर? जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे प्रेजेंट होंगे किसमें? प्रोडक्ट वाले पार्ट में। ये जो रिएक्टेंट वाले पार्ट होते हैं और उधर जो प्रोडक्ट वाले जो पार्ट होते हैं, उस दोनों के जो एटम्स होते हैं वो अगर एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे, तो वही इक्वल जब कोई भी रिएक्शन के हो जाते हैं, कोई भी इक्वेशन के हो जाते हैं, तो उसी को हम वैलेंस इक्वेशन कहते हैं। और उसी में जो वैलेंसिंग करते हैं, मतलब उसको इक्वल करने के लिए हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी कमी रहती है इक्वल करने के लिए, तो उसी को हम वैलेंसी इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक इक्वेशन लेते हैं, नॉर्मल से एक इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए H2 + O2 ले लिए, सिंपल से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। H2O बनेगा तो इधर हम देखेंगे पहले रिएक्टेंट, इधर वाले पार्ट को हम क्या बोले थे? रिएक्टेंट बोले थे। इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कि प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इस रिएक्टेंट में इधर वाले पार्ट को प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में देखेंगे जो भी आइटम्स हैं, जो भी आइटम्स, इसमें कौन कौन से आइटम्स दिए हुए हैं? पहले दिया हुआ है कि हाइड्रोजन, उसके बाद दिए हुए हैं ऑक्सीजन, ये दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन का इधर कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं? 2 दिया हुआ है इधर। उसके बाद अगर इधर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 है। इधर अगर देखते हैं फिर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। इधर अगर ऑक्सीजन के चलते हैं तो कितना है? 2 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट की तरफ क्या है? 2 है, और इधर भी प्रोडक्ट की तरफ है। इसका मतलब ये क्या है? दोनों में इक्वल है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन जो है वो इक्वल हो चुका है। लेकिन इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन में देख रहे हैं क्या कि इधर 2 है, लेकिन इधर क्या है? सॉरी, इधर कितना है? 1 है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो चुका है? इक्वल नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे कि यह अनइक्वल इक्वेशन है।
अनइक्वल इक्वेशन है तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ऑक्सीजन वाली पार्ट है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके या ऐड करके उसमें हम क्या करेंगे कि उसके बराबर करेंगे, मतलब रिएक्टेंट वाली जो पार्ट है और उसका जो प्रोडक्ट वाली पार्ट है वो दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मान के चलिए यहाँ पर किसी ऑक्सीजन का कमी है तो इसके आगे हमें कोई ना कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा इसके बराबर करने के लिए। अगर इसमें कोई कमी आ रही है या इसमें हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना हो तो हमेशा ये क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि कोई x लिखते हैं और x के आगे अगर हमें कोई भी इसके नंबर ऐड करना होता है तो इसके आगे हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मान के चलिए हम कुछ भी नंबर ऐड करना होगा तो ये आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ क्या कितना दिया हुआ है, H2, इट मीन्स 2 मोलिक्यूल्स दिया हुआ है, यहाँ भी 2 दिया हुआ है, ये ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं H2 दिया हुआ है, यानी यहाँ H2 है, H2 हो गया, O2 हो गया, यहाँ पर H1 यानी O1 हो गया। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि O बराबर हो गया, O इससे मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 2 यहाँ पर इक्वल हो गया। उसके बाद जब हम O को बराबर करते हैं तो O को बराबर करने के बाद क्या हो जाती है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, लेकिन O को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर H जो है वो 2 था, यहाँ पर कितना हो गया, इस आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद वहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो गया तो फिर हमें इधर भी तो करना पड़ेगा ना, H इधर 2 ही है उधर 4 है, तो इसको भी इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये जनरली 4 हो गया, इधर भी 2 हो गया और इधर भी 4 है, इधर 2 हो गया। इट मीन्स अब क्या आएंगे क्या कि हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, हाइड्रोजन का यहाँ भी कितना हो गया, 4 हो गया। उसका ऑक्सीजन का इतना यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन का इधर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। और ये बैलेंस ही करना हुआ है, इट मीन्स इसको आगे की तरफ मल्टीप्लाई करके जितने भी कमी रहता है रिएक्टेंट की तरफ या फिर प्रोडक्ट की तरफ, तो उसमें हम मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं और वही इक्वल करने के लिए, तो उसी को हम एक बैलेंसी इक्वेशन कहते हैं। और जो प्रोसेस होती है बैलेंस करने की उसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। मान के चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Zn हो गया, H2SO4 SO4, इस दोनों से रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन करवाने के बाद क्या हो जाएगा कि ये Zn जो होगा वो H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, H2SO4 के साथ, और H2 गैस निकल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होती है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एक इक्वेशन लिए हैं, तो इक्वेशन लेने के बाद इधर हम देख रहे हैं कि Zn के कितना है, 1 दिया हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इधर देख रहे हैं तो Zn का कितना है, 1 है, यानी Zn इधर कितना हो गया, 1 हो गया। इधर भी देख रहे हैं तो कितना हो गया, 1 है, ठीक है। रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन के देख रहे हैं तो 2 है, हाइड्रोजन उधर कितना है, 2 है, यानी H इधर कितना है, 1 2 दिया हुआ है, इधर भी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। S का देखते हैं सल्फर, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इधर भी देखते हैं तो 1 दिया हुआ है। O दिया हुआ है, O का यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इधर भी 4 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं कि रिएक्टेंट वाले पार्ट और ये प्रोडक्ट वाले जो पार्ट है, ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एटम्स जो आए हैं, वो सभी एलिमेंट का वो सभी के सभी क्या आया है, बराबर आया है। इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। सिंपल सी बात है। कुछ और एक्स्ट्रा इक्वेशन लेकर देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेकर के। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए कि फिर लिए H2O, जब आयरन और ये वाटर में रिएक्शन होती है तो वो होने के बाद क्या होता है कि Fe2O3 प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होता है। ये Fe2O3 ये जनरली रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन में यही होता है कि जब फेरस अगर जो मॉइस्चर वाटर होते हैं, इट मीन्स H2O, इससे रिएक्शन करता है तो Fe2O3 और H2 गैस निकलती है। ये Fe2O3 ये रस्ट का फार्मूला होता है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन या केमिकल चेंज में देखे होंगे, जब लोहे में जंग लगना होता है तो यही परिवर्तन होकर के बनता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले इधर वाला के पार्ट को क्या बोले, रिएक्टेंट बोले हैं, और इधर वाले पार्ट को क्या बोले हैं, प्रोडक्ट बोले हैं। तो
इसमें हम सबका एक एक करके ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये हो गया फेरस का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, तो सभी का देखते हैं। रिएक्टेंट की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये फेरस का कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इधर देख रहे हैं तो वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर अनइक्वल ये दोनों आ रहा है। उसका हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन 2 दिए हुआ है। उसके बाद इधर देखते हैं हाइड्रोजन, ये भी 2 दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना आया है 1 है। इधर कितना है तो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, इसी वजह से। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये एफ है, एफ जो आयरन है, आयरन दिया हुआ है कि 1 है, यहाँ 2 है। इट मीन्स ये अनइक्वल है अभी फिलहाल के लिए। दूसरा कि यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना 2 है, इसका मतलब ये सही है हमारा। उसका ऑक्सीजन का देखते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों का इक्वल करना पड़ेगा। जनरली ये ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन फिर भी इसमें इक्वल करने के लिए हम हो सकता है कि इसमें हाइड्रोजन में भी चेंज करना पड़ेगा। इक्वल होने के उससे नहीं होता है, उसमें बाद चेंज करते हैं तो दोनों में चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इक्वल करने के लिए क्या करेंगे। इसको केमिकल रिएक्शन को फिर से हम लिखते हैं बनाने के लिए। Fe + H2O, ये बनेगा Fe2O3 + H2। यहाँ देखते हैं फेरस कितना दिया हुआ है, ये इधर 1 दिया हुआ है, इधर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इधर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इधर 2 दिया हुआ है, इधर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको बराबर करने के लिए कितना करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगी। Fe2 हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ दिया हुआ है। इट मीन्स ये हमारा सही था। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 दिया हुआ है। इसका मतलब इधर बराबर करेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 3 दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कितना ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया। इट मीन्स ये ऑक्सीजन 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन को 3 करने के चक्कर में क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में चेंज हो गया है। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6 हो गया है, 6 हो गया है। तो इधर भी हमें 6 करना पड़ेगा, इधर 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर 3 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, अब मिला लेते हैं। अब मिलाते हैं क्या, तो हमें फेरस का 2 हो गया, ठीक है, इधर भी 2 हो गया। उसके ये H2 कितना है 6 है, इधर इसको हटा करके और ये कर देते हैं 3 × 2, इट मीन्स 6 हो चुका है। इधर देखते हैं तो 3 × 2 आ चुकी है, इट मीन्स 6 हो चुका है। उसके ऑक्सीजन के देखते हैं तो ऑक्सीजन 3 है, 3 कर लेते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है 3 है। अब देख रहे हैं क्या, यहाँ 2 है, 2 है, 6 है, 6 है, 3 है, 3 है। इट मीन्स यहाँ पर ये क्या कहेंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन हो चुका है। और यही प्रोसेस जो होती है बैलेंसिंग कहलाती है। अगर बैलेंस इक्वेशन का डिफिनेशन डायरेक्ट में पूछा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ बैलेंस ऑफ एनी इक्वेशन इज नोन एज द बैलेंसिंग इक्वेशन। और बैलेंसिंग इक्वेशन करने का मतलब क्या होती है कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो जब उसमें जो प्रेजेंट एटम्स होते हैं, ये सभी के सभी जो प्रेजेंट एटम्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये सभी को इधर वाले प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट वाले और रिएक्टेंट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, ये सभी को जब इक्वल करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। इट मीन्स इसको जो हम रिएक्शन लिखे हैं तो इसको इस तरफ से हम रिएक्शन करवा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों का जो मॉलिक्यूल्स है वो सभी के सभी बराबर हो चुके हैं। बैलेंस इक्वेशन में अगर आपको ये बैलेंस करने के बाद ये भी इक्वल का साइन दे करके आप लिख सकते हैं तो कोई गलत नहीं होगी। वैसे ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन ये इससे इसका मतलब होता है कि यह इक्वेशन इक्वल हो चुकी है, यानी बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। तो सभी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते लेते हैं कि हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम लोगों को पढ़ना है केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, उसका डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद होता है रेडॉक्स रिएक्शन आता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सभी रिएक्शन पढ़ना है। तो 1 बाय 1 करके सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले रिएक्शन जो है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि अगर नॉर्मली में समझना पड़े कम्बिनेशन का मतलब, तो शॉर्ट कट में हम बोल सकते हैं कंबाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। सिंपल में कह सकते हैं कंबाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इट मीन्स एक दूसरे से कंबाइन करना।
तो उसी के आधार पर हम केमिकल रिएक्शन में तो ये कह सकते हैं ना कि जब यानी कोई भी दो से अधिक सब्सटेंस जो होंगे वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे और एक ही प्रकार का सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कंबाइन होता है, कंबाइन करने का मतलब क्या होता है, उसमें दो कोई भी सब्सटेंस ले लिए, इधर प्लस इधर कुछ भी ले लिए, ये दोनों मिला दिए, एक दूसरे से मिला दिए, तो ये क्या बन जाएगा, दो प्लस बन जाएगा, मतलब दो को मिलकर एक बन गया। तो यही कहने का मतलब, कंबाइन करने का मतलब होता है कि दो भी चीज़ को ले करके एक साथ मिला देते हैं तो वो एक बन जाती है। इट मीन्स उसको हम बोलेंगे क्या, कंबाइन करना कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसी के आधार पर अगर हम देखते हैं नॉर्मली तो क्या बोलेंगे, द रिएक्शन in which two or more than two substances combine with each other and produce only one type substance, only one type substance called combination reaction। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलेंगे कि जिसमें वह रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक कोई भी सब्सटेंस लेंगे, मोर देन टू सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब एक साथ कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने की जगह पर रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि व्हेन द टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस ओनली फॉर वन सब्सटेंस, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज द कम्बिनेशन रिएक्शन। इट मीन्स से रिएक्शन के अनुसार कि व्हेन टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस होता है वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक ही तरह के सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं या एक सब्सटेंस से फॉर्मेशन करते हैं। ऑलरेडी एक सब्सटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे अभी नॉर्मल सा हम लोग बता रहे थे आपको कि H2+ O2 यहाँ ले गए हुए थे, तो ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करके क्या बन गया, H2O बना दिया, 2H2, क्योंकि ये इक्वल किए हैं इस वजह से 2H2। तो यहाँ देखना है कि यहाँ पर कितने दो सब्सटेंस है ना, दो सब्सटेंस क्या हुए, एक दूसरे से कंबाइन किए या रिएक्शन किए, और ये दोनों के बाद क्या हुआ कि यह एक प्रकार का ओनली फॉर एक ही सब्सटेंस प्रोड्यूस किया, वो सब्सटेंस कौन, वाटर प्रोड्यूस किए यानी H2O। तो यहाँ पर ये क्या है, कहेंगे कि ये एक प्रकार का कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया है। अब जैसे लेंगे और भी, कार्बन प्लस O2 बनाएगा क्या, CO2 बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस लेकर क्या हो रहा है, हम भी सिर्फ एक ही प्रकार के एक ही सब्सटेंस हम प्रोड्यूस किए हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वर्ड में अगर हम डिकम्पोजिशन में, जैसे कंबाइन वाला में कम्बिनेशन रिएक्शन में बोले कि कंबाइन करना, तो कंबाइन करने का मतलब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो एक ही प्रकार का सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। सेम उसी तरह से अगर हम डिकम्पोजिशन में देखेंगे तो ये डिकम्पोज करना होता है। डिकम्पोज का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि डिकम्पोज कि इट मीन्स कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कोई बड़ी अगर कोई भी चीज़ सब्सटेंस जो होते हैं डेड हो जाते हैं, तो डेड हो जाने के बाद क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या कर रहा है, वो डिकम्पोज कर रहे हैं ना। तो सिर्फ उसी पर के आधार पर अगर हम लेते हैं इसको डिकम्पोजिशन को, तो डिकम्पोजिशन का मतलब भी वही समझिएगा कि वो सारी चीज़ों को, एक बड़े से सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो उसी के आधार पर देखते हैं कि द रिएक्शन in which one substance decompose in
more than two substance called decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी? वह रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस, सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही सब्सटेंस होनी चाहिए। ये एक सब्सटेंस क्या करेगा, वो मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंस में फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अभी वाटर वाला ही बता रहे थे, वो भी देख लीजिए। वाटर हो गया, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अभी यार गलती हो रही है, जैसे देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होता है कि ये डिकम्पोज होता है। इट मीन्स ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो डिवाइड होने के बाद क्या करता है कि इसमें से एक ऑक्सीजन को हट जाती है, और एक ऑक्सीजन हटने के बाद क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। और एक ऑक्सीजन हट जाने के बाद ये इसमें क्या उतना बच जाता है, दो ऑक्सीजन बच जाता है, जो कि एक कार्बन लेकर के और इसमें क्या बना देता है, CO2 गैस प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह कैल्शियम जो कार्बोनेट हम लिए हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस कर दिया है। इट मीन्स क्या कहेंगे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे कि जब एक ही प्रकार के यानी एक ही सब्सटेंस लेते हैं, और एक ही सब्सटेंस ले करके चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस न करके हीट करेंगे उसको, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो इसमें बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं कि जब अगर कंपाउंड ले लिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको हीट किए, तो हीट करने के बाद ये क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गैस प्रोड्यूस किया, तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, ये सभी के बारे में 1 by 1 करके पढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि अभी बताए थे, डिकम्पोजिंग जो होती है, वह मतलब डिकम्पोज होना, वो अलग अलग प्रोसेस से होती है, वो कंडीशन लागू होती है, कंडीशन के अनुसार होता है। तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरी होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सभी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होती है, इट मीन्स when a decomposition reaction is the carried out by the heating, वह रिएक्शन जिसको डिकम्पोज करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, इसको जिसका जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलती है। इट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का जब कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें अगर किसी भी सब्सटेंस से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के दौरान में जब हम अगर कोई भी कंडीशन लागू हो, जैसे कि उसमें हीट लागू होती है, तो हीट लागू होती है तो उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मीन्स छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना बाय हीटिंग। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि अ रिएक्शन कैरिड आउट बाय द हीटिंग इज नोन एज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो हीट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब ही होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं। इट मीन्स वह जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद वो क्या हो गए, वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए। जैसे H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, ये H2 और गैस यानी अलग और ऑक्सीजन गैस अलग अलग पास होता है। ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्लस माइनस में ये सब में निकलते रहते हैं। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होती है जिसमें डिकम्पोज करने के लिए हमें सनलाइट की जरूरत होती है, यानी लाइट की जरूरत होती है। तो कैरिड आउट बाय द लाइट, जो लाइट के द्वारा हम कोई भी डिकम्पोज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं सनलाइट के द्वारा, तो ये सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग निकल जाती है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 भाग में डिवाइड किए और इसके बारे में एक्सप्लेन। नेक्स्ट है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है देखते हैं। अ रिएक्शन in which less reactive substance displaced by more reactive substance called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसको डिस्प्लेस कर देना, मतलब अपने जगह पर से किसी और को हटा करके, मतलब वो दूसरों को हटा करके खुद जाकर वो उसके जगह पर बैठ जाना। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी, इट मीन्स अ रिएक्शन इन विच द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, जो कमज़ोर वाले सब्सटेंस होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि कहीं पर के कोई मतलब ताकतवर लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं उसको वहाँ से भगा देते हैं। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, उसको जगह को रिप्लेस कर रहे हैं ना, मतलब डिस्प्लेस कर रहे हैं, वहाँ से भगा दे रहे हैं। तो वही सेम उसी तरह से अगर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में उसी तरह से होती है क्या, कि यहाँ जो सबसे ताकतवर जो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे, वो जो क्या करेगा, उसके जो कमज़ोर वाले होंगे उसको क्या कर देगा, हटा करके उसको बाहर फेंक देगा या फिर दूसरी जगह पर रिप्लेस कर देगा। तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं तो रिएक्शन इन विच द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस बाय द मोर रिएक्टिव सब्सटेंस। इट मीन्स जो मजबूत वाले सब्सटेंस होते हैं उसके द्वारा वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अभी ले रहे थे Zn ले लिए और Zn के बाद करेंगे क्या, HCl। ये Zn HCl से रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करवाने के बाद ये क्या करते हैं कि Zn जो है वो हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा। हाइड्रोजन को अलग करने के बाद ये क्या करेगा, खुद उसके जगह पर बैठ जाएगा। इट मीन्स इसका जगह क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसको भगा रहा है यहाँ से, मतलब इसका ज़्यादा पावरफुल है तभी तो इसको भगा रहा है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हटा देगा तो इसके बाद क्या बच जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये ZnCl2 बना देता है। ZnCl बन गया तो उसके बाद ये क्या करेगा, H2 को अलग कर देगा। तो यही इसी तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जनरली क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि कोई यहाँ पर मेटल ही लिया जाता है, यहाँ पर हम मेटल ही ले सकते हैं, जनरली मेटल ले सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं। और ये रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, हमेशा एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे और एक कोई मेटल फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर Zn ले लिए, Zn किया, HCl से रिएक्शन किया है, HCl से रिएक्शन करने के बाद ये क्या कर दिया कि ZnCl2 बनाया और उसके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया, यानी अलग कर दिया। यहाँ से इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, यहाँ पर इसके आकर खुद बैठ गया, बैठने के बाद वो उसको अलग कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये यहाँ पर क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर जनरली क्या होती है कि कोई मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव को नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं आपस में जो प्लेस होते हैं उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। वहाँ पर क्या कर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कर रहा था कि उसको डायरेक्ट हटा करके उसको जगह पर खुद बैठ जा रहा था, तो उसको इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर लेता है कि प्लेस को रिप्लेस कर लेता है, इट मीन्स एक्सचेंज कर लेता है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहे जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, अ रिएक्शन in which
reactant substance replace each other and produce new substance called double displacement reaction। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, ये दोनों को रिएक्शन करवाते थे। रिएक्शन करवाने के क्या करते हैं कि ये जो Na है ये इसके साथ जाकर रिएक्शन कर लेते हैं, और ये जो Ba मतलब बैरियम है ये सल्फेट के साथ जाकर के रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये क्या बना देंगे, पहले बैरियम सल्फेट लिख लेते हैं BaSO4, ये दोनों की वैलेंसी सेम होती है +-2 और +2, और उसके बाद जो फॉर्मेशन करते हैं वो NaCl फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सोडियम जो है वह ये बेरियम के साथ क्या कर रहा है, अपना रिप्लेस यानी जगह जो है एक दूसरे से रिप्लेस कर रहा है, यानी इसके जगह पर ये आकर बैठ जा रहा है, इसके जगह पर आकर ये बैठ जा रहा है। इसी वजह से ये जो प्लस है इसके साथ आकर माइनस चिपक जा रहा है। इट मीन्स बेरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये बेरियम सल्फेट, और Na जो है Cl के साथ जाकर रिएक्शन कर रहा है, तो वो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे।